रंग बदलने वाली बहू। सुजाता अपने बेटे की शादी की चिंता में एक मंदिर में जाती है और वहां जाकर पंडित जी से अपनी चिंता बताती है। पंडित जी, मेरे बेटे के लिए एक अच्छी लड़की मिल जाए, फिर मेरी जिंदगी सफल हो जाएगी। मुझे उसकी बहुत फिक्र लगी रहती है। इतने में ही उषा मंदिर में आती है। लंबे घने बाल, बड़ी बड़ी आंखें, माथे पर दुपट्टा डाले भगवान से प्रार्थना करती है। सुजाता उसे देखती ही रह जाती है। ये देखकर पंडित जी कहते हैं, अरे लीजिए, भगवान ने आपकी सुन ली। अब आपकी सारी चिंताएं दूर हो जाएगी। यह लड़की इस मंदिर में रोज आती है। अच्छा, आज ही मैं इसके घर जाकर इसका हाथ मांग लेती हूँ। सुजाता पंडित जी के साथ उषा के घर जाती है और विशाल और उषा का रिश्ता तय हो जाता है। उनकी शादी हो जाती है। सब कुछ बहुत मजे में चल रहा होता है। उषा की छवि एक आदर्श बहू के रूप में सबके सामने रहती है। सुबह जल्दी उठकर वो घर के सारे कामकाज निपटाकर मंदिर चली जाती और पूरा दिन साड़ी में एक बहुत अच्छी बहू की तरह बिताती। ये सब देखकर पड़ोस की औरतें सुजाता से जलने लगती है। ये सुजाता की किस्मत तो देखो, लगता है पिछले जन्म में इसने सोना दान किया होगा। एक हमारी किस्मत है, लगता है किसी को कोयला दिया होगा। हमारी बहुओं की जबान के आगे कैंची की धार भी कम पड़ती है। सुजाता दुनिया भर में उषा की तारीफ करती नहीं थकती और पहले से और भी ज्यादा इतरा कर चलने लगती है। एक रोज सुजाता अपनी पड़ोसन संगीता के यहाँ जाती है और उसकी बहू को देखकर कहती है, ये तेरी बहू कैसी है? ना रूप की ना रंग की, फिर भी कोई काम नहीं करती। और एक मेरी बहू है जो इतनी सुंदर है कि सुंदर सा चांद भी उसके आगे फीका पड़ जाए, और काम तो हवा की तरह करती है। तेरे जैसी बहू तो भगवान दुश्मनों को भी ना दे। भाग्य फूटे हैं तेरे। अरे क्या करूं, अब तो मुझे इसकी आदत हो गई है। कच्चा पक्का जो खिला दे वो खा लेती हूँ। सुजाता अपने घर चली जाती है, लेकिन सुजाता के तानों से संगीता को अंदर ही अंदर गुस्सा आने लगता है और वो सोचती है, सुंदर बहू आ गई तो बड़ा घमंड आ गया इसे। भगवान करे वो भाग जाए, तब जाके इसके मुंह पर कालिक लगेगी। एक रोज संगीता अपनी बहन के घर उसकी बेटी की शादी में जाती है। वहां पहुंचकर वो देखती है कि उषा छोटे छोटे कपड़ों में उनके यहाँ बैचलर पार्टी कर रही है। ये देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। कहीं मेरी आंखें धोखा तो नहीं खा रही है? ये सुजाता की बहू तो बहुत सीधी सादी है। इतने छोटे कपड़े तो पहन ही नहीं सकती वो। उषा अपनी मस्ती में पूरा गुम थी और वो संगीता को देखती भी नहीं। संगीता अपनी बहन से उषा के बारे में सब कुछ पूछ लेती है और उसे पता चल जाता है कि उषा जैसी दिखती है वैसी है नहीं। वो बहुत ही रंगीन मिजाज की लड़की है। अच्छा, मतलब ये अपने भोले भाले रूप से सबको चकमा दे रही है। अब आएगा मजा जब सुजाता को इसके असली रूप के बारे में पता चलेगा। तब हम लेंगे सुजाता के मजे। उषा पूरी शादी में एक मॉडर्न लड़की की तरह घूमती है। सबकी नजरें उस पर रहती है। शादी के बाद उषा अपने घर चली जाती है और संगीता मन ही मन खुश होती रहती है। एक रोज राकेश अपने कुछ दोस्तों के साथ सुजाता को झूठ बोलकर डिस्को ले जाता है और झूमते रहता है। दूसरी ओर उषा भी अपने कुछ दोस्तों के साथ वहां किटी खेलने आती है और वो भी अपने दोस्तों के साथ ड्रिंक करने में बिजी हो जाती है। अचानक जब राकेश की नजर उषा की नजर से टकराती है, तब दोनों के तोते उड़ जाते हैं और दोनों एक दूसरे से नजर चुराने लगते हैं और किसी से भी इस बात का जिक्र नहीं करते। एक रोज सुजाता का उसकी पड़ोसन रेणुका से झगड़ा हो जाता है। इस सास बहू को ना मैं छोड़ूंगी नहीं। रेणुका अपना दिमाग घुमाती रहती है और एक दिन उसकी नजर उषा पर पड़ती है, जो कि साड़ी में अपने घर से निकलकर ऑटो में बैठती है। जरा देखो तो ये इस समय कहाँ जा रही है? रेणुका उषा का पीछा करती है और देखती है कि उषा एक मॉल में जाकर छोटे कपड़ों में बाहर निकलती है और किसी की गाड़ी में बैठ जाती है। आज लगता है कोई मसाला मिलेगा
जिससे मैं इनकी जिंदगी में आग लगा दूंगी। रेणुका उषा का फिर से पीछा करती है और उसकी गाड़ी एक बार में जाकर रुकती है। ये देखकर पड़ोसन हैरान हो जाती है और चुपके से उसका वीडियो बना लेती है और दबे पांव निकल जाती है और घर आकर सुजाता को वो वीडियो दिखा देती है। देख ले अपनी बहू की करतूतें, देखने में ही सीधी लगती है, बस सती सावित्री बनी फिरती है सबके सामने, लेकिन ये इसका असली रूप है। गिरगिट के भी रंग इतने नहीं हैं जितने तेरे बहू के हैं। अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा नहीं हो सकता तो खुद ही अगले हफ्ते वहां चल मेरे साथ और उसे रंगे हाथ पकड़ लेना। अरे मुझे मेरी बहू पर पूरा भरोसा है, लेकिन तेरा मुंह बंद करवाने के लिए मैं तेरे साथ चलूंगी, ताकि दोबारा मेरी बहू के बारे में कोई बोलने से पहले 100 बार सोच ले। अगले हफ्ते सुजाता अपनी पड़ोसन के साथ बार जाती है और वहां अपनी बहू को छोटे कपड़ों में शराब पीते देख सुजाता की आंखें फटी रह जाती है। मम्मी जी, आप यहाँ? ये तेरा असली चेहरा है? मुझे झूठा कह रही थी ना। देख लिया ना सुजाता, अपनी बहू को इतना सर पर चढ़ाने का नतीजा। गुस्से में सुजाता उषा को एक तमाचा लगाती है। उषा सुजाता से माफी मांगने लगती है। मम्मी जी, मुझे माफ कर दीजिए, ये आजकल सभी लोग करते हैं। मुझे लगा अगर मैं सबसे छुपा कर करूंगी तो आपको दुख नहीं होगा और मेरे मन का भी पूरा हो जाएगा। वाह जी वाह, अब ये मोटे मोटे टेसुए बहाकर खुद को सही बताने का अच्छा तरीका है, आजकल का फैशन है। तो मेरी बेटी को कभी इन सब चीजों में देखा है क्या? बढ़िया आई। इतने में ही भीड़ में से नशे में धुत पड़ोसन की लड़की उनके सामने आ जाती है। तब सुजाता रेणुका से कहती है, जब खुद के घर शीशे के हो ना, तो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं मारा करते रेणुका। तुमने अपनी जलन से उषा की बदनामी के लिए मुझे यहाँ आने पर मजबूर किया। मेरी तो फिर भी बहू ने ऐसा किया, लेकिन तुम क्या कहोगी? रेणुका, तुम्हारी तो बेटी ने ही तुम्हारी नाक कटवा दी। उषा को मैं अपने रंग में ढाल भी लूंगी और उसके सभी रंग वो आज यहीं छोड़ कर आएगी। पड़ोसन शर्मिंदा हो जाती है। सुजाता उषा को घर ले जाकर बहुत समझाती है और बाद में उसे अपने रंग में ढाल लेती है। हे गाइस, सबसे पहले आप सभी को हैप्पी होली। इस होली सीजन पर हेलो ऐप पर खुशियों के रंग जमाएं और 2 करोड़ रुपए तक के प्राइज जीतिए हेलो के नए होली कैश धमाका के साथ। हेलो ऐप लाया है होली कैश धमाका, जिसपे आपको कुछ नहीं करना, बस एक गेम खेलना है और उसके जरिए आप मजेदार कैश प्राइजेस भी जीत सकते हैं। तो जल्दी से डाउनलोड करो हेलो ऐप और इस कॉन्टेस्ट के मैक्सिमम बेनिफिट्स लो 3 से 9 मार्च के बीच। नीरू का बेटा फौज में बड़ी पोस्ट पर था। वो हमेशा तैनाती में बाहर रहता। घर में अकेली नीरू बोरियत महसूस करती थी। नीरू की सहेलियों ने उसे सलाह दी कि वो अपने बेटे की शादी करवा दे। बहू के आ जाने से सब ठीक हो जाएगा। बेटा अपार, तू तो फौज में रहता है, मुझे घर में अकेलापन काटने को दौड़ता है। तू एक काम कर बेटा, शादी कर ले, फिर बहू के साथ मैं घर में आराम से रहूंगी। क्या माँ, मैं जब तक मेजर नहीं बन जाता शादी नहीं करूंगा। तुम कहीं घूमने जाया करो, लेकिन शादी की बात मत करो। इतना कहकर अपार वहां से चला जाता है, लेकिन जाते वक्त उसे माँ की भी चिंता रहती है। एक दिन दरवाजे की घंटी बजती है। नीरू दरवाजा खोलती है तो सामने एक सुंदर सी लड़की साड़ी पहनकर सर पर पल्लू रखकर खड़ी होती है। कौन हो तुम बेटा, और तुम्हें किसने भेजा है? मेरा नाम कंचन है और मैं आपके बेटे अपार की बीवी और आपकी बहू हूँ। तभी घर का फोन बजता है। नीरू फोन उठाती है तो अपार का फोन होता है। माँ, कंचन आ गई। वो आपकी बहू है माँ, और मैंने उससे शादी कर ली है। आप अकेली रहती हैं
तो मैंने आपके लिए शादी कर ली माँ। अच्छा बेटा, बहू तो आ गई, बहुत सुंदर है। अब ना मैं आराम से घर में खुश रहूंगी। इतना कहकर नीरू जैसे ही कंचन की तरफ देखती है, वो उसके पैर छूती है। नीरू कंचन को आशीर्वाद देकर गले लगा लेती है। अगली सुबह नीरू सोकर उठती है तो अरे, सारा घर कितना चमक रहा है। इतनी सुबह घर का सारा काम किसने किया? तभी कंचन हाथ में स्वादिष्ट नाश्ता और चाय लेकर आती है और टिपॉय पर रखकर कंचन के पैर छूती है। बहू को देखकर नीरू काफी खुश हो जाती है। वो कंचन से कहती है, कंचन बेटा, आज मेरे घर में किटी पार्टी है। तुम मेरी सहेलियों के लिए कुछ अच्छा बना लेना। माँ, मुझे अच्छा बनाना नहीं आता, आप बता दीजिए, मैं बना दूंगी। अरे मैं भी तो नहीं जानती। ऐसा कर, शाम को इटालियन खाना, सी फूड और हाँ, चाइनीज खाना बना लेना, ठीक है? कंचन नीरू की बात सुनकर खुश हो जाती है। हाँ माँ, मैं तो ये सब बना सकती हूँ, आप चिंता ना करें। शाम को नीरू की सहेलियां आती हैं, जहाँ कंचन अकेले बनाए स्वादिष्ट खाना बनाकर खिलाती है। वो सारी सफाई कर सबको खुश कर देती है। कंचन अंदर किचन में जाती है कि तभी नीरू की सहेली बोल पड़ती है, अरे नीरू, तेरी बहू तो बड़ी परफेक्ट है, तेरी हर बात मानती है और सारा काम भी अकेले करती है, तुझे शिकायत का मौका भी नहीं देती। लेकिन क्या फायदा, बेचारी नीरू का जीवन तो बहू के आने के बाद भी बोरिंग का बोरिंग ही रहा। क्यों, ऐसा क्यों बोल रही है? अब तो मेरे साथ मेरी बहू भी रहती है। हाँ, रहती तो है, लेकिन मैं ऐसी लड़कियों को बहुत अच्छे से जानती हूँ। ये सारे काम इसलिए करती है कि तुझे लड़ाई करने का कोई मौका ना मिले और तू फ्रस्ट्रेट हो जाए, समझी? नीरू भोली सूरत बनाकर कहती है, नहीं, मैं नहीं समझी। अरे, घर में सास बहू की लड़ाई ना हो तो घर भी भला घर लगता है क्या? मेरे घर में ही ले ले, सुबह से बहू के साथ लड़ाई में इतनी चहल पहल रहती है कि मन हमारा भी लगा रहता है और पड़ोसियों का भी। नीरू मन में सोचती है, बात तो सही है, अगर ये मेरी शिकायत के बिना ही हर काम कर देगी तो मैं क्या करूंगी? रात को नीरू सोने के लिए कमरे में जाती है, जहाँ कंचन उसके पैर दबाने लगती है। नीरू को अच्छा तो लगता है, लेकिन वो किसी भी तरह से उससे लड़ाई करना चाहती है। बहू, दर्द पैर में नहीं सर पर है और तू मेरे पैर दबा रही है। मैं सर दबा देती हूँ माँ जी। ये कहकर वो उसका सर दबाने लगती है। तू एक काम कर, मेरे लिए बादाम वाला दूध ले आ, जा। कंचन जाकर सास के लिए दूध ले आती है। अब नीरू उसे जो कहती कंचन झट से कर देती। बहू, जरा छत से जाले निकाल दे। जी माँ जी। कंचन 5 मिनट में ही पूरे घर के जाले साफ कर देती है। नीरू तो देखती की देखती ही रह जाती है। कमाल है, ये तो हर काम कर रही है। तरस गई मैं तो इससे लड़ाई करने को। इतना कह के नीरू चली जाती है। नीरू को एक दिन कंचन पर इतना गुस्सा आता है कि वो सोच लेती है, आज तो उससे लड़कर ही रहेगी। मौका देखकर नीरू कंचन को पैर से लंगड़ी देकर गिरा देती है, जिसके बाद जो होता है नीरू को विश्वास ही नहीं होता। जमीन में 2 भागों पर गिरी कंचन के सारे पुर्जे बिखर जाते हैं। स्प्रिंग और उसके अंदर से रंग बिरंगी लाइट जलने लगती है। तभी घर की घंटी बजती है। नीरू डरकर दरवाजा खोलती है तो सामने अपार खड़ा होता है। क्या हुआ माँ, तुम इतना डर क्यों गई? कंचन ने कुछ किया क्या? कुछ कहा क्या उसने? मैं अभी बताता हूँ। तभी अपार की नजर कंचन पर पड़ती है। अरे माँ, तूने ये क्या किया? कंचन को तोड़ दिया। तुम्हारी खुशी के लिए मैंने रॉबर्ट को तुम्हारी बहू बनाकर भेजा था, जिससे तुम्हारी हर इच्छा पूरी हो और तुम खुश रहो। माँ, ये तो इंसान थी भी नहीं, इससे तो गलती हो ही नहीं सकती थी। फिर आपने इसे क्यों तोड़ा? क्या गलती थी इसकी माँ? बेटा,
इसकी सबसे बड़ी गलती ये थी कि ये इंसानों की तरह सास से लड़ाई नहीं करती थी। अपार माँ की बात सुनकर हैरान रह जाता है। रोबोट सास। शहर में रिश्तों की कमी और अपनों के प्यार की कमी लगभग हर घर में है। किसी को अकेलापन अच्छा लगता है तो किसी को ये काटने दौड़ता है। देखो राधा, तुम भले ही गांव की हो, लेकिन यहाँ शहर में सभी को साथ लाकर रखना पॉसिबल नहीं है। हाँ, लेकिन प्लीज किसी को तो बोलो हम लोगों के साथ रहें। तुम सारा दिन ऑफिस और मैं घर पर पकती रहती हूँ। अरे तो किसी सहेली को बुला लिया करो, बातें कर लिया करो। किसको बुलाऊं? कब तक बुलाऊं? तुम सासू माँ को बोलो ना आकर यहाँ रहे। ठीक है, बात करता हूँ मैं उससे। रवि ऑफिस चला जाता है और अपने दोस्त से कहता है, यार बीवी ने माँ को शहर बुलाने की जिद कर रखी है। अब सोच रहा हूँ कि ऑफिस से दूर जाकर कहीं कोई घर ले लो किराए में। अब 2 कमरे का मकान तो पास में महंगा ही पड़ेगा ना। पर यार गांव की लड़कियों को शहर शादी करके लाओ तो यही दिक्कत होती है। वो लोग समझ ही नहीं पाती कि शहर की जिंदगी कितनी मुश्किल है। सबकी अपनी अपनी परेशानी है। अब मेरे वाले को देख लो, वहाँ के ऑपरेशन के लिए 2 हफ्तों के लिए लेकर आया था। बीवी ने तो इतना हंगामा किया कि माँ को 1 हफ्ते में ही वापस भेजना पड़ गया। सोच रहा हूँ कि माँ को फोन करूँ और कहूँ कि आ जाओ। क्या पता सास की चिक चिक सुनकर वो भी माँ को गांव भेज दे। आखिर औरतें तो औरतें ही होती है ना। किसे सास के साथ रहना पसंद होगा। बात आई गई हो जाती है। राधा रवि के पीछे एक बार फिर पड़ जाती है। वो 210 वाली है ना? हाँ, क्यों, क्या हो गया उसे? उसकी सास कल आने वाली है। बड़ी खुश थी कि वो अब दिन भर बच्चे को सास के पास रखकर घुमा फिरा करेगी। लेकिन हमारी तो किस्मत ही फूटी है। हमारी सास कब आएगी कि ये सुख हम भी ले सके। देखो, मैं माँ से बात कर लेता हूँ, लेकिन माँ हमेशा के लिए कैसे आएगी? कोई और तरकीब सोचो ना। एक काम करो ना, मुझे गांव छोड़ दो, मैं चली जाती हूँ। कम से कम सास का सुख तो देख लूंगी। लेकिन ऐसा कहाँ हुआ कि कोई सास बहू एक साथ सुख से रहे। रवि तो जानता था सब, लेकिन करता क्या। पर कहते हैं ना, पति का दिमाग है, चलेगा तो सही। एक आइडिया आया है। क्यों ना मैं माँ की शक्ल सूरत का एक रोबोट लाकर दे दूं, जो राधा के साथ बिल्कुल सास वाला व्यवहार करे। मजा ही आ जाएगा। न माँ को लाने की झंझट, न सास बहू की किचकिच। रात को स्विच ऑफ करके अलमारी में पैक। बस फिर क्या था। अगले दिन जैसे ही घर की घंटी बजती है और राधा दरवाजा खोलती है, साथ में खड़ा होता है रवि और साथ में होती है रवि की माँ यानी कि राधा की सास। माँ जी, मुझे तो मेरी आंख पर विश्वास नहीं हो रहा। कितना अच्छा सरप्राइज है। हाँ, आइए माँ, आइए। मुझे भी अच्छा लग रहा है। मैं भी खुश हूँ, मैं भी खुश हूँ, मैं भी खुश हूँ। दरअसल रोबोट सास की बैटरी ढीली होने के कारण वो एक वाक्य को रिपीट करने लगती है। माँ जी इतनी खुश है कि बार बार दोहराए जा रही हैं कि खुश है, खुश है। मैं अभी पानी लाती हूँ। राधा पानी लाने जाती है कि पीछे से रवि सास की बैटरी टाइट कर देता है और ऑर्डर का प्रोग्रामिंग ऑन कर देता है। पानी लाओ, चाय लाओ, खाना लाओ, मेरे बाल झाड़ो, मेरे कपड़े धो, मेरी चप्पल कहाँ है, लेकर आओ। अरे ठीक है माँ जी, सब ला रही हूँ। मैं जानती हूँ रवि आपको प्रोग्रामिंग करके लाए ना कि आप मुझे तंग कर दे और मैं आपको जाने को बोल दूं। नहीं माँ जी, इस बार मैंने भी कमर कस रखी है। अरे प्रोग्रामिंग कैसी लैंग्वेज यूज कर रही हो? माँ का रोबोट थोड़ी ना है जो मैं प्रोग्रामिंग करूँगा। अरे मजाक कर रही हूँ। माँ तो माँ होती है, मैं जानती हूँ। राधा सास के साथ खुश रहती है। वो उनके साथ बातें करती, घूमने जाती और आसपास के लोगों से मिलवाती। लेकिन एक दिन, अरे कभी तुम लोगों को लड़के नहीं देखा। इतनी तो तू मैं माँ बेटी में भी हो जाती है, लेकिन तेरी सास तो बिल्कुल ताना नहीं देती। हाँ ये तो है, ताना तो नहीं देती लेकिन ऑर्डर बड़े बड़े देती हैं। अरे ना मानना 2-4 ऑर्डर
अपने आप ठीक हो जाएंगी। तभी दिखेगा असली रंग। कौन सा तेरे बुलाने पर आई है, बेटे के बोलने पर आई होगी बुढ़िया। बात तो सही है, लेकिन यार कोई बात नहीं ना, सास लड़ाई करे भी तो कोई परेशानी नहीं है। कितना ख्याल भी तो रखती है। ये तो है, लेकिन तेरी सास तो बिल्कुल नहीं लड़ती, ये कैसे? खैर मुझे क्या। पड़ोसन तो चली जाती है, लेकिन राधा के मन में सवाल छोड़ जाती है कि ये सास है भी कि नहीं। रात में राधा रवि से कहती है, मैं ना माँ जी के पैर दबा कर आती हूँ। अरे लेकिन वो तो मैंने अलग कर दिया है। क्या क्या कैसे कहा? नहीं, मेरा मतलब कहाँ कभी माँ का पैर गांव में रहा करता था, तो मैंने काट कर मतलब माँ को शहर ले आया ना। ओके ओके। रवि चैन की सांस लेता है कि चलो कुछ तो बहाना मिला, लेकिन कब तक। रवि रोज माँ के पैर दबाने के बहाने रॉबर्ट को कमरे में ले आता और डिसमेंटल करके रख देता। एक रोज, मैं आज माँ जी की कोई बात नहीं मानूंगी, देखती हूँ कैसे नहीं लड़ती। अरे ऐसी भी सास किस काम की जो खटर पटर ना करे। सास का डिमांड मोड ऑन होता है। खाना दे दो, पानी दे दो, नाश्ता चाहिए। लाई माँ जी। मैं ना देने वाली खाना पानी। लेकिन समय बीतता जाता है। दोपहर और फिर शाम और फिर रात। बहू सास को कुछ नहीं देती, लेकिन रॉबर्ट सास कुछ नहीं कहती। रात को जब रवि घर आता है, राधा रो रही होती है। अरे क्या हो गया? तुम्हारी माँ ने मुझसे लड़ाई की, खूब खरी खोटी सुनाई। मैंने तो आज सुबह से खाना भी नहीं खाया है। रवि समझ जाता है कि राधा झूठ बोल रही है, क्योंकि खरी खोटी वाली प्रोग्रामिंग तो उसने की ही नहीं थी। मैं माँ से बात करता हूँ, तुम परेशान मत हो। रवि रॉबर्ट माँ को लेकर कमरे में चला जाता है। वो उसे डिसमेंटल करके रख ही रहा होता है कि राधा, चलकर देखती हूँ माँ जी कहीं रवि को मेरे खिलाफ भड़का तो नहीं रही है। वो जैसे ही कमरे के अंदर जाती है, डर जाती है। सास के पुर्जे पुर्जे अलग थे। रवि, ये क्या है? ये माँ रॉबर्ट थी, तुमने ऐसा क्यों किया रवि? कुछ नहीं राधा, मैंने जितना अपने दोस्तों से सुना था कि शादी के बाद वैसे तो सब ठीक रहता है, लेकिन जब माँ और बीवी लड़ते हैं तो पति का बुरा हाल कर देते हैं। और मैं ना सुकून से रहना चाहता था, बस इसलिए। लंबे बालों वाली बहू। अंजलि ने बचपन से कभी बाल नहीं कटवाए होते, जिस वजह से उसके बाल उसकी हाइट से भी लंबे होते हैं। एक दोपहर उसकी मम्मी अंजलि के बाल बांध रही होती है। सुन, लंबे बाल देखने में तो सबको अच्छे लगते हैं, लेकिन जब इनका ख्याल रखने की बात आती है ना, तो कोई तेरे बालों पर मेहनत नहीं करेगा। कुछ समय बाद ससुराल जाएगी, इसलिए क्यों नहीं इन्हें थोड़ा कटवा ले। कैसी बात कर रही हो मम्मी? आप मेरे साथ मेरे बालों पर मेहनत तो करती ही हो, और चाहे कुछ भी हो जाए, अब मैं अपने बाल नहीं कटवा सकती। और आपको वजह तो पता ही है। अपनी बेटी को इतना खुश देखकर उसकी मम्मी आगे कुछ नहीं बोलती। इसके कुछ महीनों बाद ही अंजलि की उत्कर्ष के साथ शादी हो जाती है। तुम्हारे बाल बहुत अच्छे हैं, मेहनत साफ दिखती है। मतलब तुम भी इन पर मेहनत करने के लिए तैयार हो? अरे मुझे क्या मेहनत करनी होगी, चलो जो भी हो बता देना, गुलाम हाजिर हो जाएगा मैडम। पति की बात सुन अंजलि हंस पड़ती है। दिन बीतने लगते हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, लेकिन सिर्फ उसी दिन तक जब तक सिर धोने की बारी नहीं आती। और वो दिन आते ही अंजलि उत्कर्ष के पास जाती है। सुनिए ना, मैं अकेले हेयर वॉश नहीं कर सकती, प्लीज हेल्प कर दो। अरे यार, आज तो बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है, जल्दी ऑफिस पहुंचना है। कल कर लेना, पक्का मदद कर दूंगा। सॉरी यार। उत्कर्ष वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद अंजलि शैम्पू की बोतल लिए सास के पास जाकर उनसे मदद मांगती है। जहाँ अंजलि की बात सुन सास जोर जोर से हंसने लगती है।
बावली हो गई है क्या? तेरे बाल धोऊंगी। जब अकेले संभाले नहीं जाते तो इतने लंबे बाल किए ही क्यों? ये कहकर सास भी वहां से चली जाती है। अंजलि मन ही मन सोचती है, मम्मी सही बोलती थी, तारीफ सब करेंगे पर थोड़ी भी मेहनत कोई नहीं करेगा। अब अंजलि खुद ही हेयर वॉश करने बाथरूम में चली जाती है। इस बात को 3 घंटे बीत जाते हैं लेकिन अंजलि बाथरूम से बाहर नहीं निकलती। सास बाथरूम का दरवाजा खटखटाती है। अरे ओ महारानी, अंदर घर बसाने का प्लान है क्या? यहाँ सारे काम पड़े हैं, तेरे बालों की वजह से हम क्या भूखे मर जाएं? सास की आवाज सुन अंजलि अगले ही पल बाहर निकल आती है, लेकिन सही तरीके से सिर नहीं धुलने पर उसके आधे बालों में शैम्पू और बाकी बालों से पानी बह रहा होता है। हाय नास पीटी, इतने घंटे लगा दिए फिर भी इन्हें ठीक से धो कर नहीं आई। अब क्या सारे घर में पानी पानी करती घूमेगी? अरे कहीं मुझे ही ना गिरा दियो। आज तक कभी अपने आप हेयर वॉश नहीं किया, हमेशा मम्मी हेल्प कर देती थी, इसलिए टाइम लग गया। अंजलि और उसके बालों से टपक रहे पानी का हाल देख सास अपनी ही जान बचाने के लिए बहू को दोबारा बाथरूम में ले जाकर उसका अच्छी तरह हेयर वॉश कर बालों का पानी निकाल देती है। अब जल्दी काम पर लग जा और मुझे दोबारा इस घर में तेरी जुल्फों का टंटा नहीं चाहिए। सास की बात मानकर अंजलि चुपचाप काम पर लग जाती है। इसी तरह दिन बीतने लगते हैं, जिसमें अब अंजलि हेयर वॉश के लिए आधे दिन का समय लेकर अपने घर आने लगती है। पर सास को इससे भी दिक्कत हो जाती है, जिसके चलते धीरे धीरे अंजलि के लिए अपने बालों का ख्याल रखना मुश्किल होने लगता है। न तेल लग रहा है, न समय से हेयर वॉश हो रहा है और बालों में कंघा घुमाए तो हफ्ते बीत जाते हैं। मुझसे अपने बालों की ऐसी दुर्गति देखी नहीं जा रही। इसी तरह दिन और दिनों के साथ महीने बीत जाते हैं, जिसमें अच्छे से ख्याल नहीं रखने की वजह से अब बाल रफ उलझे हुए होने के साथ साथ हेयर फॉल भी शुरू हो जाता है। अब क्या हमें अपने बालों में उलझा कर कूड़े में फेंकने का इरादा है? जहाँ देखो वहीं मैडम के बाल गिरे हुए मिलते हैं। अरे कटवा क्यों नहीं देती इन नासपीटों को? तभी उत्कर्ष वहाँ आ जाता है। अरे कैसी बात कर रही हो माँ? आपके बोले बिना वो सब कुछ कर देती है और बदले में जब सिर्फ अपने बालों के लिए जरा सी मदद चाहती है तो आप उसे ऐसी बातें सुनाती हो। उत्कर्ष अंजलि को लेकर घर से बाहर निकल जाता है और वो दोनों अंजलि के घर पहुंच जाते हैं। मुझे माफ करना, मैंने वादा किया था लेकिन पूरा नहीं कर पाया। अब तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूँगा। अंजलि की मम्मी उन्हें बहुत सारे घरेलू उपाय बताती हैं, जिन्हें अच्छे से समझकर दोनों घर वापस आते हैं और अब मिलकर अंजलि के बालों को ठीक करने के मिशन पर लग जाते हैं। अरे पत्नी की सेवा में तो ऐसे लगा है जैसे इसके बालों में से खजाना निकल आएगा। इसी तरह कुछ महीने बीत जाते हैं और धीरे धीरे अंजलि के बाल पहले जैसे हो जाते हैं। आधा सफर तो कंप्लीट हुआ, अब आधा बचा है। हाँ, कौन सा आधा? मैं समझी नहीं। मम्मी। अब अपनी मम्मी को बहू की कीमत समझाने के लिए पहले उत्कर्ष उनकी सब सहेलियों को घर बुला लेता है और फिर अंजलि को उनके सामने लेकर जाता है, जिसे देख वहाँ बैठी सास की सभी सहेलियों का मुंह खुला का खुला रह जाता है। अरे वाह, तेरी बहू के बाल कितने सुंदर हैं। आज से पहले हमने कभी इन पर ध्यान कैसे नहीं दिया। और वैसे इतने लंबे बाल संभालना सबके बस की बात नहीं, लेकिन तुम्हारी बहू को देखकर लगता है कि ये इसमें प्रो है। वैसे बहू, लंबे बाल देवी के भी होते हैं और चुड़ैल के भी, इसलिए अपने अंतर्मन में कभी कुछ बुरा मत आने देना और इस घर के लिए लक्ष्मी का रूप बनना। अरे किस बात की? घर की आधी लक्ष्मी तो ये इन्हीं जुल्फों पर खर्चा कर देती है। सास की इस बात पर अंजलि तुरंत पैसे ले जाकर सास के हाथ में रख देती है। अब मुझे सबके सामने नीचा दिखाने के लिए पैसे दे रही है क्या? नहीं मम्मी जी, पैसे आपको इसलिए दिए हैं क्योंकि ये उन्हीं बालों की कमाई है जिन्हें आप रात दिन कोसती रहती हैं। अगर आप वो सब नहीं करती तो मेरे बाल खराब नहीं होते और ना ही मैं ये पैसे कमा पाती। है? क्या मतलब है? कहना क्या चाहती हो? मैं शादी के पहले से ही एक हेयर केयर यूट्यूब चलाती हूँ, जहाँ शादी के बाद और बालों के हाल की वजह से मैं इनएक्टिव हो गई थी। पर उस दिन जब उत्कर्ष और मैं मम्मी के पास उपाय पूछने गए तो आइडिया आया कि अपनी हेयर प्रॉब्लम्स ओवरकम करने के साथ साथ इस प्रोसेस की वीडियो बनाकर उसे भी यूट्यूब पर डाल दूं तो। और अंजलि की इस आइडिया से वीडियो हिट हो गई, चैनल के सब्सक्राइबर भी बढ़े, साथ में व्यूज और पैसे भी मिले जो इसने आपको देने के लिए सोचा।
बहू की बातें सुन सास को अपने बर्ताव पर पछतावा होता है और अब सास, बहू और पति सब मिलकर हेयर केयर और यूट्यूब चैनल पर काम करने लगते हैं। लंबे बाल वाली सास। सास बहू की उम्र में माँ बेटी जितना फासला होता है, लेकिन फिर भी ना बहू को सास में माँ और ना ही सास को बहू में बेटी दिखती है। कैसे? ओहो, ये बाल भी ना संभाले नहीं संभलते, इतने लंबे और काले। देखने वाले तो कहते हैं कि बहू सास और सास बहू लगती है। कौन है ये लोग माँ जी? मुझे तो नहीं दिखते जिस सास को बहू समझ रहे हैं। अरे चल छोड़ ना, जा चाय लेकर आ जा और किचन में मेहंदी भिगा देना। और हाँ, दोपहर को पार्लर वाली आ रही है मेरे हेयर स्पा के लिए, तो जरा गर्म पानी तैयार करके भाप की तैयारी भी कर देना। बहू खुद के बाल देखती है जो सूखे, बेजान और बेतरीके से बंधे होते हैं। बहू किचन की तरफ जाती है। यहाँ खुद के बालों को संभालने का टाइम नहीं है, ना ही पैसा, लेकिन सास के बालों पर इन्वेस्टमेंट देखकर हैरानी ही होती है मुझे तो। दोपहर को पार्लर वाली सास के बालों को देखकर बोल पड़ती है, ओहो, ये कैसे बाल कर लिए आपने? 2 हफ्ते से मुझे बुलाया नहीं ना, तभी। अरे वो बहू के कारण। मेरे कारण? मैंने कब मना किया था आपको किसी चीज के लिए? अब तू ही मायके चली गई थी ना, अब मैं घर का खाना बनाऊं या फिर बालों की केयर करूं? तू जाकर पानी लेकर आ। इस बार मैं जो मसाज करूंगी ना, थोड़ा महंगा है, लेकिन अरे महंगे की चिंता ना कर, बस ये जो डिम्पल कपाड़िया जैसे बाल है वो शबाना आजमी जैसे ना हो जाए, इसका ख्याल रख। अब क्या था, सास के बाल पर जो बजट था वो घर के किचन के बजट जितना ही था, लेकिन बहू बेचारी करती क्या, बहू जो ठहरी। एक बार सास बहू मॉल में घूमने जाते हैं। माँ जी, एक ड्रेस लेना है, चलिए ना जरा डिजाइनर शॉप तक। हाँ चलो, वैसे भी बाल गीले हैं, थोड़ा बाहर घूमूंगी तो हवा से सूख जाएंगे। सास बहू दोनों मॉल में घूम रही होती है। सासू माँ, वो रहा मेरा स्टोर। अरे रुक, क्या है ये? जावेद हबीब। अरे चल तो जरा देखे तो। हाँ चलते ना माँ जी, बस एक ड्रेस ले लूं। अरे ले लेना ड्रेस बाद में, किसने मना किया है लेने से? सास जावेद हबीब के पार्लर में जाती है, जहाँ सेल्स गर्ल उन्हें पकड़ लेती है। अरे कुछ बालों को सुंदर रखने के लिए क्रीम पाउडर दिखाओ ना, वो क्या है ना, थोड़े बेजान लग रहे हैं। क्यों नहीं, वैसे ये नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, इससे आपके बालों की खूबसूरती 4 गुना बढ़ जाएगी। इसे लगाने के बाद ना आपको हेयर स्पा करने की जरूरत पड़ेगी और ना ही किसी महंगे शैम्पू की। बस ये लगाइए और पूरे मोहल्ले में बाल चमकाइए, लहराइए और इतराइए। अरे वाह, कितने का है? इतना सस्ता कि आपको हंसी आ जाएगी। तो एक काम करते हैं ना, पहले हम हंसी लेते हैं, क्यों? ये जरूर आपकी बहू होगी, है ना? कैसे पता? अरे भला कौन सी बहू चाहेगी कि सास के बाल सुंदर दिखे? मुझे नहीं लगता कि आप ये प्रोडक्ट ले पाएंगी। एक काम करिए, फिर कभी आइएगा। अरे ओए, पैक कर दे इसे। और सुन, 2 पैकेट पैक करना, और आज के बाद किसी सास बहू के बीच लड़ाई लगाने की कोशिश ना करना। सेल्स गर्ल मुस्कुराकर साथ खड़ी दोस्तों को देखती है और सामान पैक कर देती है। उन लोगों के जाने के बाद, देखा मैंने कैसे खेल खेला? बहू मानती तो मुसीबत, और ना मानती तो भी मुसीबत। वहीं सामान लेकर सास भी खुश बाहर निकलकर बहू से कहती है, अरे वाह बहू, अब देखना मेरे बाल ना और ज्यादा सुंदर हो जाएंगे। अब तो लोग मुझे देखकर जलने लगेंगे। वैसे जलन से याद आया, तुझे भी तो ड्रेस लेनी थी ना,
चल ले लेते हैं। रहने दीजिए, पैसे किसके पास है जो ड्रेस ले लूं? आप तो अपने बाल लहरा लहरा कर इतराइए। मैं कोई पुरानी ड्रेस ही पहन लूंगी। चलो वो भी ठीक है बहू। देख, हमेशा ना फालतू खर्चे से बचना चाहिए। मैं बिल्कुल फेवर में नहीं थी तेरी नई ड्रेस के लिए, फिर भी तुझे मना नहीं कर पा रही थी। बहू के तो मन में आता है कि सास की इस बात के बाद वो उन्हें इतना अच्छा करारा जवाब दे, लेकिन चुप हो जाती है। सास का बालों को लहराना और इतराना यूं ही चल रहा था। एक दिन, माँ जी, न जाने क्यों चक्कर आ रहा है, लगता नहीं कि मैं काम कर पाऊंगी। मैं अपने कमरे में आराम करने जा रही हूँ। थोड़ी देर बाद पति भी आ जाता है। माँ, शिखा को कहीं देखा क्या? आज बहुत दिनों बाद घर की रसोई से इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। मन तो कर रहा है कि बिना चेंज किए ही खाना खाने बैठ जाऊं। अरे बेटा, खाना आज मैंने बनाया है तो घर तो महकेगा ही। तेरी बीबी बीमार बैठी है। पति हैरान होकर पत्नी के कमरे में जाता है, जहां वो आराम से तानपुरा का शो देख रही थी। अरे, माँ ने तो बताया कि तुम ठीक नहीं हो, पेट में दर्द है। अरे नहीं, वो ना मेरा फेवरेट म्यूजिक शो आने वाला था। अब माँ की तो आदत पता है ना, ये बना दो, वो बना दो, ये दे दो, वो दे दो, तो बस मैंने बहाना बना लिया। पति बीवी की बात पर मुस्कुराता है और वहां से चला जाता है। दरअसल शिखा को म्यूजिक का बड़ा शौक था और उसके पसंदीदा संगीतकार उसके शहर में थे और संगीत की क्लास लेने वाले थे। अरे देखो देखो, ये धनवानी महाराज हमारे शहर में है, और तो और ये यहाँ सबको संगीत सिखाने के लिए आए हैं। मैं भी इनकी क्लास ज्वाइन करूंगी, कल जाकर पता करती हूँ। सास और पति भी शिखा की बात पर खुश हो जाते हैं, लेकिन अगले रोज जब शिखा वहां से वापस आती है तो उसका मुंह उतरा होता है। अरे क्या हो गया? तेरी शक्ल देखकर क्या उन लोगों ने तुझे लेने से मना कर दिया? पहली बार बहू सास के ताने का कोई जवाब नहीं देती और चुपचाप जाकर कमरे में बैठ जाती है, जहां पति कहता है, अरे क्या हो गया मेरी अनारकली, क्यों मुंह लटका रखा है? अरे कुछ नहीं, बस ऐसे ही। सास कमरे के बाहर जाकर खड़ी हो जाती है। अरे मुझे तो बताओ, क्या हो गया? शिखा रोने लगती है और रोते रोते बताती है कि वो लोग 1 लाख रुपए में कोर्स करा रहे, मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊं? पति भी चुप हो जाता है, क्योंकि वो जानता है कि इतने पैसे का तो वो भी इंतजाम नहीं कर पाएगा। देखिए ना, कैसे अपनी कला को बेच रहे हैं, लेकिन गलत भी क्या है, नामी गिरामी है। अरे कोई बात नहीं शिखा, मैं कोशिश करता हूँ किसी से उधार लेने की। जब कोर्स करके तुम खुद की क्लास खोलना, उससे जो पैसे आएंगे उससे फीस भर देना। पति कई लोगों से बात करता है, लेकिन उसे कहीं से पैसे नहीं मिलते। शाम को मुंह लटकाकर पति घर आता है। मैंने काफी कोशिश की, लेकिन कहीं इंतजाम नहीं हुआ। अरे कोई बात नहीं, मैं भी ना क्या करूंगी म्यूजिक सीखकर। वैसे भी कल आखिरी दिन है पैसे जमा करने के लिए, अब इतनी जल्दी कहाँ से आने वाला है पैसा। लेकिन अगले दिन, बहू ये ले पैसे, जा जाकर अपना नाम लिखवा दे संगीत की क्लास के लिए। बहू इतना सारा पैसा देखकर दंग रह जाती है। अरे माँ जी, आप कहाँ गई थी अभी, और ये इतने सारे पैसे कहाँ से आए? सास मुस्कुराकर पीछे मुड़ती है और बहू को अपने सर के बाल दिखाती है, जो अब छोटे छोटे होते हैं। मैंने ना अपने बाल उस विदेशी कंपनी को बेच दिए, जो बाल के बदले में पैसे देती है। अब मेरे बाल थे ही इतने सुंदर के 1 लाख मिल गए, वरना तेरे बालों का तो कोई 500 भी ना दे। बहू को सास की बात से रोना आ जाता है। वो सास के गले लग जाती है। लेकिन कोई मुझे करोड़ों भी देना, तो भी मैं इतनी अच्छी सास ना दूं। लड़की बाज पड़ोसी। ये हैं मिस्टर मनसुख, उम्र 60 साल।
वैसे तो इनकी उम्र है राम नाम जपने की, पर मनसुख दिन रात अलग अलग लड़कियों का नाम जपते रहते हैं। ऐ लड़की, सुन तो, तेरा नंबर क्या है? अंकल, अभी तो आपका नंबर है, अर्थी बुक कर लो अपने लिए। अरे अभी तो मैं जवान हूँ लड़की, सफेद बालों पे मत जा। मनसुख राम को लड़कियां छेड़ने की गलत आदत थी। पत्नी बहुत पहले गुजर गई थी, जिसके बाद मनसुख खुले बैल की तरह हो गए। जहां दिखी नारी वहां लाइन मारी। मनसुख राम के पड़ोसी सोनी जी के यहाँ नई बहू आई। नाम था कल्याणी। अरे वाह बेटा कल्याणी, तेरे आते ही घर में खुशी खुशी हो गई है बेटा। अरे माँ जी, जलेबी खाओ, बात मत करो, बोलने से खुशी को नजर ना लग जाए। जैसे मोहल्ले की हर लड़की पे मनसुख की नजर थी, वो कल्याणी को भी बुरी नजर से देखता है। एक दिन कल्याणी छत पे मिर्ची सुखाने जाती है। दूसरे छत पे खड़ा मनसुख गाना गाने लगता है। उफ उफ मिर्ची, हाय हाय मिर्ची, देखे तो तुझे लग जाए मिर्ची। कल्याणी को लगता है कि यूं ही गा रहे हैं, शौकिया तौर पर ये तो होता ही रहता है। एक दिन कल्याणी आंगन में पौधों को पानी दे रही होती है। फूल हूँ गुलाब का, चमेली का न समझना, आशिक हूँ मैं आपका, सहेली का न समझना। कल्याणी को ये बात बहुत अजीब लगती है, क्योंकि शायरी बोलते वक्त मनसुख उसी की तरफ देख रहा था। वो अंदर जाती है और अपनी सास को कहती है, ये जो हमारे पड़ोसी हैं। अरे दूर रहना उससे। हाँ, दूरी रहूंगी, पर ये थोड़े अजीब नहीं है? अरे अजीब, आवारा, ठरकी, पता नहीं क्या क्या आदमी है वो। हर लड़की पर नजर डालता है वो। उसकी उम्र की वजह से कोई उसे कहता नहीं, बाकी उसे आसपास रखना भी नहीं चाहिए। अरे पर ऐसे थोड़ी ना चलेगा, FIR करवा देनी चाहिए। हवालात में हवा और लात खाएंगी तो समझ जाएंगे। अरे यही तो दिक्कत है ना समाज की। जिसके साथ दिक्कत होती है उसको भी समाज गुनहगार समझता है। लड़की अगर बोल दे कि फलाने ने मुझे छेड़ा है, तो कुछ लोग तो ये कहने लगते हैं कि लड़की की भी रजामंदी होगी ही। ये तो है, पर कुछ तो करना ही पड़ेगा। नहीं बेटा, कुछ मत कर। जबरदस्ती हम किसी से लड़ेंगे नहीं। हमारा परिवार इज्जतदार परिवार है। कीचड़ में जाएंगे तो हम भी तो गंदे हो जाएंगे ना। लेकिन सासू माँ, कीचड़ में जाए बिना गंदगी कैसे साफ होगी? अरे बेटा, मैं तो यही कहूंगी कि तू नई बहू है, अपना रुतबा बना बाकी औरतों में। अपनी समझदारी से, अपने काम से इन चक्करों में मत पड़ बेटा। बहू सास की बात ना चाहते हुए भी मान लेती है। और कई ऐसे मौके आते हैं जब मनसुख बहू पर उल्टे कमेंट्स करता है। जैसे एक दिन जब बहू छत पर सफाई कर रही होती है, तो मनसुख छत पे आकर गाना गाने लगता है। तेरा ध्यान किधर है, तेरा हीरो इधर है, तेरा हीरो इधर है। मेरा ध्यान तो आपकी हरकतों पे ही है, थोड़ा आप भी ध्यान दो कि क्या कर रहे हो आप। अरे बहुत तीखी हो और मुझे मिर्ची पसंद भी है। अरे वाह। बुढ़ाओ कहीं के। बहू वापस अपने कमरे में नीचे चली जाती है। वो किसी को बताती नहीं है कि आज मनसुख ने उसे क्या कहा, ताकि घर में टेंशन ना हो। एक दिन बहू घर के बाहर रोड पर ठेले वाले से सब्जी खरीदने जाती है। भैया, प्याज के भाव कम करो ना, बिना प्याज काटे ही रुला दोगे वरना। तभी बहू की नजर मनसुख पर पड़ती है, जो वहां से गुजर रही एक लड़की को देखकर कहता है, शीशी भरी गुलाब की पत्थर पे फोड़ दूं, तेरे लिए तो जाने मन जीना भी छोड़ दूं। लड़की सहम जाती है। उसकी उम्र शायद 18-19 साल की रही होगी। बहू ने जब ये देखा कि मनसुख ने इतनी छोटी उम्र की लड़की को तंग किया है, तो वो घर में जाके अपने पति से कहती है, तुम्हारा पड़ोसी मनसुख। अरे बहुत नीच आदमी है।
अरे कुछ करते क्यों नहीं उसका? अरे मैं क्या करूं? पड़ोस में गंदगी है, हटानी तो पड़ेगी ना। मेरा साथ दोगे? दूंगा, लेकिन करना क्या है? हम फंसेंगे तो नहीं ना? डरो मत, अच्छे काम करने से डरना नहीं चाहिए। उस दिन कल्याणी अच्छे से तैयार होती है और मनसुख के घर जाती है। अरे वाह, आज तो घर में चांद उतर आया है। आपकी शायरी, आपके गाने मुझे यहाँ खींच लाए। शाम को मेरे पति और सास घर पर नहीं रहेंगे। आप मेरे घर आ सकते हैं चाय पीने। अरे जरूर जरूर, मुझे पता था तुम समझदार हो, पर इतनी जल्द मुझे पसंद करने लगोगी ये नहीं सोचा था। चाय पे इंतजार रहेगा। मनसुख शाम को कल्याणी के घर चला जाता है। आप बेडरूम में बैठिए, वहां चाय पियेंगे। अरे वाह, बेडरूम में चाय। मनसुख हंसता हुआ बेडरूम में जाता है और वहां का नजारा देख के घबरा जाता है। वहां पर मोहल्ले की वो सारी लड़कियां खड़ी हैं जिनको आज तक मनसुख ने छेड़ा था। कल्याणी भी बेडरूम में जाके दरवाजा अंदर से बंद कर लेती है। अब बेडरूम से सिर्फ डम डम डिशुम डिशुम की आवाज आती है और बीच बीच में मनसुख की चीखें भी सुनाई देती हैं। अरे माफ कर दो बिटिया, अरे नहीं नहीं नहीं, अरे डंडे से नहीं, अरे लग जाएगी। बेडरूम का दरवाजा खुलता है और मनसुख की हालत एक लुटे फटे कौवे जैसी हो जाती है। किए की सजा तो मिलनी ही थी आपको, लेकिन आपकी और आपसे ज्यादा हमारी इज्जत का भी ख्याल रखना था। इसलिए इस बार शांति से धर धर के धरना किया हमने आपकी। अगर जरूरत पड़ी तो बाहर जुलूस भी निकाल सकते हैं। आप ऐसी गलती नहीं करूंगा, मुझे माफ कर दो। बहू मनसुख को बाहर छोड़ने जाती है। मनसुख अपने घर की तरफ बढ़ता है। वैसे आपको चाय कैसी लगी? मनसुख अपने दुखते गाल पे हाथ रख के कहता है। कड़क। लव मैरिज वाली बहू। सुबह का वक्त था और सरला जी काफी उदास चेहरा लिए हुए पार्क में बैठी हुई थी। तभी उनकी सहेली सुमन वहां पर आती है। क्या हुआ सरला जी, आज मॉर्निंग वॉक करने का इरादा नहीं है क्या? इस तरह चुपचाप क्यों बैठी हैं? आई तो थी ये सोचकर कि पार्क में जाकर थोड़ी देर पहले टहल लूंगी, लेकिन क्या करूं, मन ही नहीं कर रहा। अरे सब ठीक है, तो इतनी परेशान क्यों नजर आ रही है? नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, सब ठीक है। अरे भाई, अब तो आपको खुश नजर आना चाहिए। अभी कुछ महीने पहले तो बेटे की शादी हुई है, घर में नई बहू आई है, आपके चेहरे पर तो रौनक नजर आनी चाहिए। अरे छोड़ो भी, आजकल की बहुओं के बारे में क्या बताऊं आपको। क्यों, क्या हुआ बहन जी, कोई परेशानी है क्या? कुछ किया क्या बहू रानी ने? अरे भाई, अभी तो शादी को 6 महीने हुए हैं। अब आपसे क्या छुपाना, आप तो जानती है मेरे बेटे ने लव मैरिज की है और मुझे ना इन लव मैरिज वाले बहुओं पर बिल्कुल भरोसा नहीं। ना जाने कब मेरे बेटे के कान भर दे। अरे लेकिन सरला जी, आपके बहू बेटा तो आपके साथ ही रहते हैं, फिर आपको इस बात का डर क्यों है? पता नहीं क्यों बहन जी, अभी तो मुझे अपनी बेटी दीपाली की भी शादी करनी है। बस इसी बात को सोचकर परेशान रहती हूँ। ये लव मैरिज वाली बहू पता नहीं कितने दिन परिवार में एडजस्ट कर पाएगी। कल को अगर बेटे को लेकर दूसरी जगह चले गई तो क्या होगा? अरे हाँ, याद आया, दीपाली तो दिल्ली में नौकरी करती है ना? हाँ हाँ, बहुत अच्छी नौकरी लगी है उसकी। और आप किसी से कहना मत, अपने ऑफिस में साथ में काम करने वाला कोई लड़का उसे बहुत पसंद है, बता रही थी मुझे। लेकिन अभी तो आप कह रही थी
कि आपको लव मैरिज और इन सब में भरोसा नहीं है? अरे तो क्या हुआ, जहाँ बेटी खुश रहे वही मैं खुश हूँ। और वैसे भी बेटी को तो दूसरे घर जाना है, वो लोग जाने और उनकी बहू जाने, मुझे तो बस अपनी बेटी का ब्याह करना है। अच्छा, ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। लेकिन मुझे लगता है कि आप अपनी बहू के लिए कुछ ज्यादा ही सोच रही हैं। क्या पता वो वैसी ना हो जैसी आप समझ रही हो। सरला जी अपनी जगह से उठते हुए कहती है, अब ये तो भगवान जाने, बस मेरी बेटी दीपाली की शादी उसकी पसंद से हो जाए तो मैं गंगा नहा लूं। चलिए बहुत देर हो गई है, मैं भी अब घर जाती हूँ। अच्छा, ठीक है, मैं भी चलती हूँ। अगले दिन जब सरला जी अपने घर पर बैठकर चाय की चुस्कियां ले रही थी, तभी उनकी बहू वहाँ पर आती है। मम्मी जी, मैंने एक जगह नौकरी के लिए अप्लाई किया था और वहाँ से सब कुछ पॉजिटिव आया है। मैं भी नौकरी करना चाहती हूँ ताकि घर के खर्चों में थोड़ा हाथ बटा सकूं। अरे बहू, तुम्हें नौकरी करने की क्या जरूरत है? मेरा बेटा अच्छा खासा कमाता है, क्या तुम्हें किसी बात की कोई कमी है? तभी सरला जी का बेटा वहाँ पर आता है। नहीं माँ, उसे किसी बात की कमी नहीं है, लेकिन वो इतनी पढ़ी लिखी है और अगर नौकरी करना चाहती है तो हमें उसे नौकरी करने देना चाहिए। कुछ पैसे घर में आएंगे, हम सबकी मदद हो जाएगी। तुम तो ऐसे कह रहे हो बेटा जैसे ये घर तुम्हारी पत्नी की कमाई पर ही चलता है। अरे नहीं मम्मी जी, इनके कहने का ये मतलब नहीं है। बस मेरी ही नौकरी करने की इच्छा थी, इसलिए आपकी परमिशन चाहते हैं। अब भाई, मेरा बेटा तुम्हें लव मैरिज करके घर में लाया है, मैं तुम्हें कुछ कैसे कह सकती हूँ? जो मर्जी आए करो। सरला जी का बेटा और बहू वहाँ से चले जाते हैं। अब उनकी बहू नौकरी करना शुरू कर देती है। कुछ ही दिन बाद सरला जी की बेटी दिल्ली से अपने घर आती है और अपनी माँ से कहती है, माँ, मैंने आपको बताया था ना, मुझे अपने ऑफिस में साथ काम करने वाले एक लड़के से बहुत प्यार है। मैं उससे शादी करना चाहती हूँ माँ। हाँ, तो मैंने कब मना किया? अगर तुम उसे पसंद करती हो तो उसके घर वालों को कहो, हम आपस में बात करके तुम्हारी शादी तय कर देते हैं। अरे लेकिन माँ, एक बहुत बड़ी परेशानी है। क्या परेशानी है बेटा? माँ, वो लड़का बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ ज्यादा ही पैसे वाले घर से उसके माँ बाप। उन्हें मेरे और उसके रिश्ते से वैसे तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन वे चाहते हैं कि शादी 5 स्टार होटल में हो। अरे ऐसे कैसे? हम तो मिडिल क्लास लोग हैं, हमारे लिए 5 स्टार होटल में शादी करना कोई आसान काम थोड़ी ना है। लेकिन माँ, मैं क्या करूँ? मैंने उनसे बात करने की बहुत कोशिश की, बस एक किसी जगह बात अटक गई है। साफ साफ कह दो बेटा, शादी करनी है तो ठीक है, लेकिन ये 5 स्टार में शादी करने वाली शर्त मैं नहीं मान सकती। अरे कैसी बात कर रही हैं आप मम्मी जी? अगर दीपाली को कोई लड़का पसंद है तो हम उनकी शादी के लिए पूरी कोशिश करेंगे, और अगर बात पैसों की है तो कोई परेशानी नहीं है। हाँ, तुम्हें तो बस बहुत आसान लगता है सब। जिस तरह तुमने मेरे बेटे से इतनी आसानी से शादी कर ली, सारे काम उतने आसानी से नहीं होते, समझ में आया? हर काम करने में पैसे लगते हैं। लेकिन माँ, मैं उस लड़की को बहुत पसंद करती हूँ। सही बात है बेटा, लेकिन तुम उस लड़के से साफ साफ कह दो, अगर उसे तुमसे शादी करनी है तो अपने घर वालों को मनाए। अगर नहीं मना सकता तो तुम दोनों अपनी गृहस्थी अलग से कहीं सेट कर लो। कोई जरूरत नहीं है अपने माँ बाप के साथ रहने की। मम्मी जी, ये आप क्या कह रही हैं? मैं भी तो आपकी बेटी के साथ लव मैरिज करके आई हूँ। अगर मैंने भी ऐसा ही किया होता तो? अब तो मुझे उल्टा जवाब देने लगी। देखो बहू, मैं तुम्हारी सास हूँ, मुझसे ठीक से बात करो। लेकिन माँ, भाभी ठीक तो कह रही हैं। हाँ, अगर बात शादी के खर्च की है तो मैं उस लड़के से कुछ कह सकती हूँ, लेकिन उससे अपने घर वालों से अलग होने के लिए कहना, ये सही होगा क्या? आप तो समझिए माँ। और वैसे भी मम्मी जी, मैंने कुछ महीने पहले जॉब करना शुरू कर दिया था और अपनी पूरी सैलरी बचा कर रखी है। आप चिंता मत कीजिए, मैं दीपाली की शादी में कोई कमी नहीं होने दूंगी। तुम अपनी सारी तनख्वाह मुझे मेरी बेटी की शादी का खर्च करने के लिए दे दोगी? हाँ माँ, मैंने भाभी को पहले ही सब कुछ बता दिया था और वो इस बारे में सब कुछ जानती थी, इसीलिए उन्होंने पहले ही नौकरी करनी शुरू कर दी
ताकि मेरी शादी धूमधाम से हो सके। तभी सरला जी का बेटा वहां पर आता है। देखा माँ, जैसा हम हर समय समझते हैं वैसा होता नहीं है। आपको लव मैरिज करने वाली बहू से नफरत थी ना, लेकिन अपनी ही बेटी की लव मैरिज पर आपको कोई एतराज नहीं था। ये तो गलत बात है ना। हाँ बेटा, सही कह रहे हो तुम। बहू मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे बारे में गलत सोचा। आज से मैं बहू और बेटी में कोई फर्क नहीं करूंगी, और अपनी लव मैरिज वाली बहू से तो बिल्कुल नफरत नहीं करूंगी। लाइन मारने वाली बहू। रश्मि अपने कॉलेज की बहुत फेमस लड़की है। कॉलेज का ऐसा कोई भी आदमी, चाहे छोटा हो या बड़ा, उसे अच्छे से पहचानता है। रश्मि हर लड़की को लाइन मारती रहती है। उसकी नजर लड़के पर ही रहती है। लड़के उससे डरते हैं और उसे देखते ही भाग जाते हैं। इस सब के कारण उसकी शादी भी नहीं हो रही होती है। एक रोज कमल दुखी होकर रश्मि से कहती है, अब तो ये सब छोड़ दे मेरी माँ। अब क्या जिंदगी भर यहीं बैठी रहेगी? मेरे कलेजे पर सांप लौटते हैं जब कोई कहता है कि तेरी बेटी लाइन बाज है। मम्मा, अब क्या मैं अपनी जिंदगी भी नहीं जीऊं? मैं इतनी खूबसूरत हूँ कि लड़के मेरी तरफ आकर खुद रुक जाते हैं। इसमें मेरी क्या गलती है? मैं इतनी सुंदर हूँ, मैं क्या करूँ? अरे भाग्य फूटे हैं मेरे। लगता है तेरी शादी देखे बिना ही मर जाऊंगी मैं। इधर कमला रश्मि को लेकर परेशान रहती है। उधर पूनम गट्टू के मोटापे के कारण परेशान रहती है। उसके मोटापे के कारण सारी लड़कियां उसे रिजेक्ट कर देती है। मेरा गट्टू कब दूल्हा बनेगा? उसके सर सहरा कब बंधेगा? राम जी, मुझे इसी दिन का इंतजार कब से है। एक प्यारी सी बहू दे दे जिसके आने से मेरे घर में रोशनी छा जाए। कमला रश्मि के लिए लड़के देख देख कर थक जाती है। जो कोई रश्मि को देखने आता है उसे रिजेक्ट करके चला जाता है, या फिर कुछ दिनों तक डेट करके इस रिश्ते के लिए मना कर देता है। एक रोज कमला को रवि के बारे में पता चलता है। तब वो राकेश से कहती है, गट्टू को अपनी रश्मि के लिए फाइनल कर देते हैं। मोटा है तो क्या हुआ, शादी तो हो जाएगी। वैसे भी रश्मि से कोई शादी नहीं करेगा। आप ना आज ही गट्टू के घर वालों से बात कीजिए। राकेश और कमला गट्टू के यहाँ उसका रिश्ता लेकर जाते हैं और पूनम रश्मि की फोटो देखकर खुश हो जाती है और उसके बारे में बिना कुछ पता लगाए ही शादी के लिए हाँ कर देती है। गट्टू और रश्मि की शादी तय हो जाती है। जल्द ही शादी का दिन आ जाता है। गट्टू और रश्मि फेरे पर बैठे होते हैं और रश्मि अपनी हरकतों से मजबूर कैमरामैन को आंख मारने लगती है। कैमरामैन शर्म से लाल पीला हो जाता है। अगर किसी से कहूँगा तो सब मुझे ही गलत समझेंगे। कहीं मेरी धुलाई ना हो जाए। किसी भी तरह यहाँ से निकल जाता हूँ मैं। कैमरामैन के बाद रश्मि पंडित जी को लाइन मारने लगती है। उसकी ओर इशारे भी करती है। पंडित जी घबराकर जल्दी जल्दी मंत्र पढ़ने लगता है और गट्टू ये सब देख लेता है लेकिन नजरअंदाज कर देता है। फेरे पूरे होते हैं और रश्मि गट्टू के घर चली जाती है। सभी रश्मि को देख फूले नहीं समाते। अरे बहुत चांद का टुकड़ा लग रही है। अंधेरे में भी उजाला कर दे। बहू भी तो मेरी है। गट्टू की शादी से सभी खुश होते हैं। रश्मि भी सभी के साथ काफी अच्छे से रहने लगती है। कुछ दिन बाद रश्मि अपने घर आए दूध वाले से बातें करने लगती है और धीरे धीरे उसे लाइन मारने लगती है। बहू जी, आप ये क्या कर रही है? मेरा रोजगार बंद हो जाएगा ऐसे तो। ज्यादा सीधे मत बनो। मैं सुंदर नहीं हूँ क्या? कहाँ गट्टू ये मोटा भैंसा जैसा, और कहाँ मैं कितनी सुंदर हूँ मैं। अरे बहू जी, जाने दीजिए ना हमको। दूध वाला रश्मि से हाथ छुड़ाकर भाग जाता है और अगले दिन से आना बंद कर देता है। कुछ दिनों बाद रश्मि अपने घर के नौकर नट्टू के पीछे पड़ जाती है और उसे लाइन मारने लगती है। नट्टू रश्मि से डर डर कर रहने लगता है। रश्मि एक दिन उसे भी दूध वाले की तरफ पकड़ लेती है। मेरी सुंदरता के लोग कायल हैं
और तुम मुझसे भाग रहे हो। मेरी तारीफ करो ना। अरे बहू जी, ये सब हम नहीं कर सकत। ये सब सुनने से पहले हमरे कान बहरे क्यों नहीं हो गए? अरे गट्टू बाबा को हमने अपने बेटे की तरह माना है। नौकर वहां से चला जाता है और वापस नहीं आता। पूनम को कुछ समझ में नहीं आता कि ये सब लोग एक एक करके उसके यहाँ काम क्यों छोड़ रहे हैं। एक दिन पूनम की नजर रश्मि पर पड़ती है, जो घर की छत पर खड़े पड़ोस के लड़के को लाइन मार रही होती है। और ये देखकर पूनम की आंखें फटी रह जाती है और वो अपना माथा पकड़ लेती है। कहीं इसी सब के कारण इतने पुराने नट्टू भाई घर छोड़कर तो नहीं चले गए। मुझे दूध वाले से पता लगाना पड़ेगा कि आखिर बात क्या हुई। पूनम अब पूरे वक्त रश्मि की हरकतों पर नजर गड़ाए रखती है और उसे पता चल जाता है कि रश्मि के कारण ही सभी ने काम छोड़ा है। अब मेरे गट्टू का क्या होगा? वो तो किसी को कुछ बता भी नहीं सकता। ये डायन मेरे घर को निगल जाएगी। पूनम नौकर नट्टू के घर जाती है। नट्टू भाई, आपको अपने घर वापस आना होगा। मेरी मदद करनी होगी रश्मि को सुधारने में। मालकिन, हमको लगा कि आप भी हमका ही गलत समझेंगी, इसीलिए हम चुपचाप चले आए। नट्टू वापस काम पर आ जाता है और रश्मि मौका पाते ही नट्टू पर लाइन मारना चालू कर देती है। अच्छा, तो वापस आना ही पड़ा ना? अब कहाँ जाएंगे बचकर आप? मैं इतनी सुंदर हूँ, क्या करूँ मैं? अरे बहू रानी, तुमने तो हमरे सब्र का बांध ही तोड़ दिया है। नट्टू रश्मि को उठाकर एक कमरे में ले जाता है और कमरा बंद कर लेता है। रश्मि की हालत डर से खराब हो जाती है और वो रोने लगती है। ये क्या कर रहे हैं आप? कमरा क्यों बंद किया आपने? आप मेरे चाचा समान हैं। अच्छा, आज हम चाचा समान हो गए। उस दिन कहा थे हम? हाँ, अरे नहीं नहीं, छोड़ दीजिए मुझे। मुझे मेरी भूल समझ में आ गई है, मुझे माफ कर दीजिए। मेरी वजह से आपको अपनी नौकरी खोनी पड़ी थी। आज के बाद मैं किसी भी लड़के को लाइन नहीं मारूंगी। इतने में ही पूनम वहां जाती है। बहू, तुमने मेरी नाक कटवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मुझे पता होता तो मैं तुम्हें इस घर में बहू बनाकर कभी नहीं लाती। तुम्हें सुधारने के लिए ही मुझे और नट्टू भाई को ऐसा करना पड़ा। रश्मि रो रो कर पूनम के पैरों पर गिरकर माफी मांगने लगती है। मुझे समझ में आ गया है कि एक लड़की की इज्जत क्या होती है। मुझे माफ कर दीजिए मम्मी जी और नट्टू काका। देर आए दुरुस्त आए। तुझे अकल आ गई, वही काफी है। मेरे बेटे का घर बच गया, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। लालची ननद। कहानी एक ऐसे परिवार की है जहां रंजू अपने पति संजय और बेटी सृष्टि और बेटे आकाश के साथ रहा करती थी। रंजू बेटी को बहुत प्यार करती थी। क्या माँ, सारा दिन घर के अंदर ही रहती हो? जरा बाहर निकल कर तो देखो, औरतें कितनी स्मार्ट है। अरे बेटा, मैं बाहर जाऊंगी तो घर का काम कैसे होगा? माँ, घर के काम के लिए नौकरानी रख लो ना। और हाँ, पापा से पैसे लेकर पार्लर में चलते हैं, वहाँ आपका मेकओवर करवाती हूँ। अरे बेटा, लेकिन पैसे क्यों बर्बाद करना? कल को आकाश को आगे की पढ़ाई के लिए और तेरी शादी के लिए भी तो पैसे लगेंगे ना। माँ, क्यों इतना सोचती हो सबके बारे में? सब अपने लिए जीते हैं, तो तुम क्यों पीछे रहो? अब पापा को ही देखो। क्या देखूं? देखिए, पापा भी तो कहते हैं ना कि तुम ठीक से रहा करो। चलो शॉपिंग करने चलते हैं, मुझे कुछ नहीं सुनना। बेटी माँ को शॉपिंग के लिए ले जाती है, लेकिन ज्यादा सामान खुद के लिए ही खरीद लेती है। फिर एक दिन, पापा, आपको एक बात बतानी थी आकाश के बारे में। वो कल ना गली के आवारा लड़कों के साथ खेल रहा था। मैंने उसे बहुत समझाया कि पापा इतनी मेहनत करते, तुम ऐसा क्यों करते हो? हाँ बेटा, वो कुछ बन जाए, तुम्हारी शादी हो जाए तो समझूंगा जिंदगी सफल। पापा, आपकी तो जिंदगी सफल ही है, और भाई की भी। शहर के सबसे महंगे एरिया में आपका घर है, जो बाद में भाई का हो जाएगा। आपको क्या दिक्कत है पापा? अरे बेटा, घर की ईंट थोड़ी ना खाएंगे, कम से कम बेटा कुछ कमाने लायक तो बन जाए। एक रोज
माँ, पिताजी, मैं आप लोगों को किसी से मिलवाने लाई हूँ। ये मयंक है, मैं इससे शादी करना चाहती हूँ। पर पापा, ये ना अभी सेटल नहीं है। सृष्टि, अभी कैसे तुम्हारी शादी करवा दे? अभी तो तुम्हारी पढ़ाई खत्म हुई है, कुछ काम कर लो, करियर बनाओ कुछ। देखो, मैं ऐसे शादी नहीं करवा सकता। कोई भी शादी के लिए नहीं मानता, तो एक दिन सृष्टि मयंक के साथ भाग जाती है, जिसके दुख में उसके पिता की मृत्यु हो जाती है। माँ, संभाल अपने आप को, कुछ खा ले, सारा दिन रोती रहती है। बेटा, तेरे पापा के बिना कैसे रहूंगी? और फिर तू भी तो कोई काम नहीं करता, कैसे चलेगा हम लोगों का घर? अब तू चिंता न कर माँ, मैं कोई ना कोई काम जरूर करूँगा। फिर हम लोगों के पास इतना बड़ा घर है, इसका एक पार्ट हम लोग किराए पर चढ़ा देते हैं। माँ को बेटे की बात जम जाती है और फिर दोनों ठीक से रहने लगते हैं कि एक दिन, माँ देख तो, सृष्टि आई है। सामने सृष्टि खड़ी होती है। उसकी हालत खराब होती है। सुंदर से दिखने वाली सृष्टि बिल्कुल नौकरानी जैसी लग रही होती है। माँ, मुझे माफ कर दे, मेरे कारण पापा नहीं रहे। माँ पहले तो सृष्टि से बात नहीं करती, लेकिन बेटे के समझाने पर वो उसे गले लगाकर रोने लगती है। तू कहाँ थी और वो मयंक कहाँ है? वो घर पर है, वो कोई काम नहीं करता तो नौकरी भी मैं ही करती हूँ। पापा के बारे में कल ही पता चला तो रहा नहीं गया। माँ, कोई बात नहीं बेटा, किस्मत का लिखा कौन बदल सकता है। सृष्टि अब आए दिन माँ के पास रहती और उसके कान भरती। क्या माँ, तो भाई की शादी करा देना किसी पैसे वाले घर में। उसको जो दहेज मिलेगा उससे एक और घर खरीद ले। ये घर बेचकर अपने पास पैसे रख, कल को बहू आ जाएगी तो पैसे पैसे के लिए तरस ना जाए तू। अरे नहीं नहीं, आकाश मेरा ख्याल रखता है, वो ऐसा नहीं करेगा। माँ, बीवी के आने के बाद ना सब बदल जाते हैं, बाकी तेरी मर्जी। पर कहते हैं ना, रोज रोज एक ही बात को कान में डाला जाए तो वो एक दिन सच हो ही जाती है। देख आकाश, तेरी शादी हो चुकी है, तू ना अब अपनी बीवी को लेकर अलग हो जा। माँ, कैसी बात कर रही हो? मेरी कमाई इतनी है नहीं कि मैं कोई अच्छा मकान ले सकूं। अरे तो जाकर किसी झोपड़पट्टी में रह ले, लेकिन निकल यहाँ से। माँ के कहने पर आकाश अपनी बीवी के साथ अलग चला जाता है। उसके जाने के बाद सृष्टि माँ के पास आती है। माँ, ये है ठाकुर जी, वो इस घर की अच्छी कीमत देने को तैयार हो गए हैं, ये ले पैसे। बेटी घर बिकवा देती है। घर बिक जाने के बाद, कल इस घर को खाली करना है, लेकिन सोच रही हूँ कि जाऊंगी कहाँ। कहाँ का क्या मतलब होता है माँ? मेरे साथ मेरे घर, वो घर भी तो तेरा ही है ना। और फिर सृष्टि माँ को लेकर अपने घर आ जाती है। रात को, मयंक, अब तो हम लोगों के अच्छे दिन शुरू हो रहे हैं। माँ के पास बहुत सारा पैसा है, हम रोज अपने सारे शौक पूरे करेंगे। अगले रोज, माँ, वो किराए के मकान का किराया देना बड़ा मुश्किल हो रहा है, सोच रही हूँ अपना एक मकान ले लूँ। डाउन पेमेंट दे देती तो EMI तो मैं देती रहूंगी जैसे किराया दे रही हूँ। हाँ हाँ, ले ले बेटा, अब जो है तुम लोगों का ही तो है। वैसे मैं कुछ दिनों के लिए ना आकाश के पास जाने का सोच रही थी, बहुत याद आती है उसकी। क्या माँ, पागल हो गई हो? लाचार बना देंगे वो लोग तुमको, भिखारी की तरह रास्ते में छोड़ देंगे। नहीं माँ, तू नहीं जाएगी। सृष्टि माँ को भाई के पास जाने ही नहीं देती और किसी न किसी बहाने से उससे पैसे लेती रहती है। माँ, वो कार खरीदनी है, जरा पैसे मिल जाते तो। अरे बेटा, अब तो सारे पैसे खत्म हो गए हैं, थोड़े पैसे हैं, वो तो मेरे पास रहने चाहिए ना। अरे तो मैं हूं ना माँ, तेरे रहने खाने पीने सबका जिम्मा तो मैंने ले रखा है, अब उसी का बिल समझ कर ही दे दे पैसे। माँ क्या करती, सारे पैसे बेटी को देकर खाली हो जाती है। फिर एक रोज, अरे माँ, क्या हो गया? आज सोकर नहीं उठी, नाश्ता भी नहीं बनाया, और ये इतनी खांसी क्यों आ रही है तुझे? पता नहीं बेटा, कल तो खांसी से खून भी आया था, डॉक्टर को दिखा देना जरा। खून? माँ, मुंह से खून आना सही नहीं है। मैं एक काम करती हूँ, मयंक से बात करती हूँ। शाम को सृष्टि पति से बात करती है। अरे ये तो खतरनाक बीमारी के लक्षण है सृष्टि, माँ के इलाज में तो बहुत सारे पैसे लग जाएंगे। अब अरे लगने दो ना पैसे, वो पैसे लगाएगा इनका बेटा। मैं कल ही माँ को भाई के पास छोड़ाऊंगी। अगले दिन, माँ, तुझे आकाश की याद आ रही थी ना,
मैं तुझे ले चलती हूँ। हाँ बेटा, पता नहीं जिंदगी कितनी है, कुछ दिन उसके साथ भी रह लूं। बेटी माँ को लेकर भाई के घर जाती है, लेकिन वहाँ पर भाभी कहती है, वाह दीदी, जब तक माँ के पास पैसे थे अपने पास रखा, घर बिकवा दिया, सारा पैसा ले लिया। पता है मुझे कैसी हालत थी आपकी जब भागकर शादी की थी। अब माँ को हम लोगों के दरवाजे छोड़ रही है। अरे जाइए यहाँ से और इन्हें भी ले जाइए। तभी वहाँ आकाश आ जाता है। अरे माँ, कैसी हो माँ? सुगंधा की तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। आओ ना अंदर, आओ सृष्टि। देख भाई, माँ की तबीयत ना ठीक नहीं है, इनको अच्छे से डॉक्टर के पास ले जाना। और हाँ, माँ को कुछ होना नहीं चाहिए, मेरी नजर रहेगी तुझ पर। वाह जी वाह, अब नजर रखोगी। अरे इतनी चिंता है तो साथ ले जाओ ना। तभी आकाश बीवी को जोर से डांटता है। ये माँ है मेरी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई माँ और बहन से ऐसे बात करने की? माँ की आंखों से पानी आ जाता है। जिस लड़की ने अपने आगे अपने पिता की इज्जत को भी नहीं रखा और चालाकी से अपना मायका खत्म करने की कोशिश की, ऐसी लड़की के कारण मैंने अपना इतना अच्छा बेटा छोड़ा। मुझे माफ कर दे बेटा। लालची बेटी। सुधा और उसका भाई दिनेश किसी तरह गरीबी में पले बढ़े। दिनेश बड़ा होकर छोटा मोटा काम करता और अपना घर चलाता। बेटा दिनेश, किसी तरह अपनी बहन की शादी करवा दे। बड़ी हो गई है लेकिन अभी तक घर पर बैठी है। ठीक है माँ, मैं कोई लड़का देखता हूँ। थोड़े दिनों में दिनेश को एक लड़का मिलता है जो बहुत बड़े बंगले में ड्राइवर का काम करता था। माँ, एक अच्छा लड़का मिला है। वो पास के बड़े बंगले में ड्राइवर है, खूब अच्छी गाड़ी चलाता है। वो सुधा को खूब खुश रखेगा। अरे वाह भैया, फिर तो वो मुझे 4 चक्के में घुमाएगा भी। हाँ हाँ, क्यों नहीं घुमाएगा, जरूर घुमाएगा। अरे बेटा तू चल, उन लोगों के घर हम लोग जाकर बात कराते हैं। दिनेश और माँ सुरेश के घर जाते हैं। वहाँ उन लोगों की खूब आवभगत होती है। हम लोगों ने तो दिनेश को देखकर ही सोच लिया था, जिसका भाई इतना संस्कारी और सभ्य है तो बहन कैसी होगी। लेकिन फिर भी एक बार सुधा से मिल लेते हैं। हाँ हाँ, अब तो बस शादी के बाद यही मिलना होगा, है ना? आप लोगों की कोई मांग हो दहेज के लिए तो? अरे नहीं दिनेश जी, मैं तो खुद मेहनत करके एक एक चीज घर की बना रहा हूँ। बस घर में शांति रहे, यही मैं चाहता हूँ। दिनेश और माँ बहुत खुश होकर घर आ जाते हैं। अरे सुधा, तेरी तो किस्मत ही खुल गई है। क्या लड़का है, माँ भी उसकी बहुत अच्छी है। कितने सीधे लोग हैं। माँ, घर में क्या क्या था? कितना बड़ा घर था, रंगीन टीवी थी ना, और लड़की की माँ ज्यादा चपर चपर तो नहीं कर रही थी ना? नहीं सुधा, ये सब तो नहीं था, लेकिन लड़के ने वादा किया था कि वो मेहनत करके सब कुछ घर में ले लेगा। बस उसे एक अच्छी लड़की चाहिए जो घर में शांति रखे। क्या कुछ भी नहीं था? नहीं नहीं, मैं ऐसे घर में नहीं करूंगी शादी। यहाँ भी परेशानी, ससुराल जाओ तो वहाँ भी परेशानी। अरे परेशानी रहना है तो मैं अपने घर में क्यों ना रानी बनकर रहूं? किसी और के घर में नौकरानी बनकर परेशान रहने से तो वही अच्छा है ना। अरे कैसी बात कर रही है बेटा? कल को दिनेश की भी शादी होगी, भाभी आएगी, तो क्या तुम सर पर बैठी रहोगी? तो क्या ये घर मेरा नहीं है माँ? और कल को किसी और को आना है तो इस चक्कर में मैं कहीं भी चली जाऊं? वो कहीं भी नहीं, ससुराल होने वाला है तेरा सुधा। लेकिन सुधा नहीं मानती। पर माँ क्या करती, बेटी को घर पर तो नहीं बिठा सकती थी। दिनेश, पूछ अपनी बहन से क्या करे कि वो शादी कर ले। दिनेश बहन से पूछता है कि वो शादी के लिए क्या चाहती है। मुझे महंगा रंगीन टीवी, फ्रिज और एसी लेकर दोगे तो मैं करूंगी शादी। दिनेश क्या करता, इतना पैसा कहाँ से लाता? वो शांत होकर बाहर चला जाता है। वो रास्ते में जा रहा होता है कि उसे एक लड़की मिलती है जो सड़क के बीच में खड़ी होती है। अरे ये लड़की ऐसे क्यों खड़ी है? सामने से बस आ रही है, कहीं उसे कुचल देगी। ए लड़की, हटो वहां से। ए लड़की। दिनेश लड़की का हाथ पकड़कर उसे बस के सामने से हटा देता है। क्या हो गया? तुम आत्महत्या क्यों कर रही थी? क्यों बचाया आपने मुझे, मर जाने देते।
वैसे भी आज नहीं तो कल मरना ही तो है मुझे। अरे ऐसी बात क्यों कर रही हो? बताओ मुझे, क्या कर सकता हूँ तुम्हारे लिए? नहीं, मेरे लिए कोई कुछ नहीं कर सकता। मेरे माता पिता मेरी शादी एक बड़ी उम्र के आदमी से करवा रहे हैं। क्यों? क्या वो गरीब है? नहीं, उन लोगों के पास काफी पैसा है, लेकिन मैं काली हूं ना, इसलिए कोई मुझसे शादी करने को तैयार नहीं है। पर मैं एक बड़ी उम्र के आदमी के साथ शादी नहीं कर सकती। तभी वहां उस लड़की का भाई और पापा आ जाते हैं। चलो मेधा, वहां तुम्हारा दूल्हा बारात लेकर खड़ा है और तुम। नहीं, मैं उससे शादी नहीं करूंगी। वो बहुत बड़े हैं। वैसे भी मैं इनसे प्यार करती हूँ। दिनेश हैरान रह जाता है। तो ये तुमसे शादी करने को तैयार है? दिनेश लड़की को मजबूर देखकर हाँ कर देता है। अब क्या, पूरे धूमधाम से दिनेश की शादी मेधा से हो जाती है। शादी के बाद देखो, मैंने सोचा नहीं था कि ऐसे मेरी शादी हो जाएगी। तुम बड़े घर की हो, मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हें सारे ऐशो आराम दे सकूं। मैं और कड़ी मेहनत करूंगा। नहीं नहीं, मुझे ये सब की जरूरत नहीं है। मैं तो तुम्हें थैंक्स कहना चाहती हूँ कि तुमने मेरा जीवन खराब होने से बचा लिया। दिनेश और मेधा बात कर ही रहे थे कि बाहर सुधा की आवाज आती है। भैया जल्दी बाहर आओ, देखो माँ को क्या हो गया। दिनेश और मेधा बाहर आते हैं जहां माँ जमीन पर गिरी होती है। क्या हुआ माँ को? माँ को तुरंत डॉक्टर के पास ले चलते हैं। दोनों माँ को लेकर डॉक्टर के पास जाते हैं, जहां डॉक्टर कहते हैं, अरे इन्होंने तो बहुत सारा टेंशन लेकर रखा है। दिमाग सारा दिन चलता रहता है शायद इनका। ज्यादा सोचने से इन्हें चक्कर आ गए हैं और ये गिर गई। क्यों बहन जी, क्या चिंता है आपकी? मेधा को लगता है कि सास उसके कारण परेशान है। तभी सास कहती है, अरे मेरी बेटी बड़ी हो रही है, लेकिन उसकी लालच के कारण वो अभी तक घर में बैठी है। अच्छे अच्छे रिश्तों को मना कर रही है। अब जो हैसियत हम लोगों की है उतना ही तो कर पाएंगे ना। ये तो देखिए आपके घर का मामला है, लेकिन ज्यादा सोचने से तबीयत खराब हो सकती है। सभी घर आ जाते हैं। दिनेश, क्या बात है? तुम्हारी बहन शादी क्यों नहीं कर रही? तुम तो जानती हो मेधा, मैं एक छोटी सी नौकरी करने वाला इंसान हूँ। थोड़ा बहुत जो मिलता है उससे घर खर्चा चलता है। थोड़े मेहमानों को बुलाकर खाना खिलाकर बहन को विदा कर दूं, यही बहुत है। लेकिन उसकी इच्छाएं और ख्वाहिशें बहुत है, इसलिए मैं उसकी शादी नहीं करवा पा रहा हूँ। सुधा को तो मेहनती और काम करने वाले लड़के मिल रहे हैं। वो तो मेहनत से बड़ी चीज खड़ी कर सकते हैं। फिर क्यों मना करना? मैं बात करती हूँ। क्या बात है सुधा, क्यों शादी नहीं करना चाहती हो? आप भी तो शादी नहीं कर रही थी ना, फिर क्यों की? अरे वो शादी नहीं थी, दबाव था अपने से बड़े आदमी से शादी करने का। तो भाभी, इस घर में आपके पिता ने आपको सारी सुख सुविधा की चीजें दी है ना? बड़ा टीवी, ठंडा पानी, सब कुछ मिल रहा है ना यहाँ पर। तो फिर मैं गरीबों वाली जिंदगी क्यों जीऊं? अरे कहाँ से लाएगा तेरा भाई ये सारी चीजें, जिसे देखकर मैं तेरी शादी कर दूं? लड़के खड़े हैं बिना दहेज की शादी के लिए, लेकिन ये लड़की अरे इतनी लालची है कि भाई का सोच भी नहीं रही है। कोई बात नहीं माँ जी, आप गुस्सा ना करें। ये सारा सामान नया ही है सुधा। मैं कल ही किसी को बुलाकर पैक करवा देती हूँ। ये तुम अपने साथ ले जाना, मैं और दिनेश फिर खरीद लेंगे। अरे नहीं नहीं बहू, ये तेरे पिता ने तेरे लिए दिया है, तू कैसे रहेगी इन सब के बिना? माँ, मेरे लिए दिनेश सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। वो ठीक रहे तो ये सब तो हम फिर कभी भी ले सकते हैं। अरे जीती रह बहू, तूने तो मेरी बड़ी समस्या का समाधान कर दिया। फिर क्या, मेधा का सारा सामान सुधा की शादी में चला जाता है। उसकी शादी हो जाती है और सास चैन की सांस लेती है। लालची सास और चंट बहू।
मीरा की सास कमला एक दिन अपनी सहेली सुमन से कहती है कि उसने अपने बेटे रमन की शादी करके लाखों का नुकसान कर लिया। कमला जी ऐसा क्यों कहती हो? भला मीरा में क्या बुराई है? अरे सुमन बहन, क्या बताऊं, इस मीरा ने तो मेरी नाक में दम कर रखा है। ना ही घर का कोई काम करती है और ना ही बाहर कमाने जाती है। अरे भला फ्री की रोटियां तोड़ने के लिए इसे लेकर आई थी क्या मैं? अरे जी आजकल तो ऐसा ही हाल है सबका। दहेज में एक गाड़ी क्या ले आती है कि बस सर पर बैठ के तांडव करने लगती है। मेरी बहू मीरा तो दहेज में एक फूटी कोड़ी भी नहीं लाई, फिर भी रोज महारानी मुझे उंगली पर नचाती है। जी फिर तो बहुत गलत बात है। तुम्हारी भी गलती है, बिना दहेज के ब्याह किया ही क्यों? अरे मैं तो अच्छा और बहुत दहेज लेती, आखिर मेरा बेटा इंजीनियर है। पर तेरे जीजा जी दहेज के खिलाफ है ना, बेकार कॉलेज के प्रोफेसर। अरे दुनियादारी की समझ ही नहीं है, बस अपने किताबों की दुनिया में ही रहते हैं। अरे जी अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, थोड़ा काम में लगाओ, खुद दहेज चल के आएगा। कमला को सुमन की बात समझ में आ जाती है और उसे सुमन का सुझाव अच्छा भी लगता है। कमला अगली सुबह से मीरा पर हुक्म चलाने लगती है। सुन बहू, फटाफट से सफाई कर ले, फिर रोटियां भी बनानी है। सासू माँ, सब मैं ही करूंगी क्या? आप क्या पूरा दिन मुझे काम बताने का ही कष्ट करती रहोगी? तो तू क्या चाहती है, मैं तेरी नौकरानी बन जाऊं? हैं? चुपचाप काम कर, नहीं तो अपने मायके का रास्ता नाप और निकल मेरे घर से। मीरा अपनी सास की धमकी सुन के थोड़ा डर जाती है। वो पूरी ईमानदारी के साथ घर का काम और अपनी सास कमला की सेवा करने लगती है। ये सब देखकर कमला बहुत खुश होती है, पर थोड़ी निराश भी होती है, क्योंकि जैसा वो चाहती थी वैसा कुछ अभी तक तो हुआ नहीं था। कमला अपनी बहू मीरा को और काम बताने लगती है। सासू माँ, आज मेरी तबीयत थोड़ी खराब है, आज तो मैं काम नहीं कर पाऊंगी। अच्छा, तो ऐसा करती हूँ, एक गाड़ी मंगा देती हूँ जो तुझे तेरे मायके छोड़ आए। अब तेरे दहेज में कोई नौकरानी तो आई नहीं जो तुझे आराम करने दूं। पर सासू माँ, मैं तो मैं मत कर और हाथ चला जल्दी जल्दी। आज तो कपड़े भी दुनिया भर के हैं, कौन धोएगा तेरे अलावा? मीरा बीमार हालत में भी काम करने लग जाती है। मन ही मन सोचती है कि क्यों न कुछ ऐसा किया जाए जिससे इस बुढ़िया की चिकचिक बंद हो जाए। मीरा समझ तो चुकी थी कि उसकी सास अचानक ऐसा व्यवहार क्यों कर रही है, इसलिए अब वो प्लानिंग में लग जाती है। अगली सुबह मीरा तैयार होकर अपनी सास के पास जाती है। सासू माँ, मैं अपने मायके जा रही हूँ, 2-4 दिन में वापस आ जाऊंगी। वाह जी वाह, और काम कौन करेगा घर का? सासू माँ, 2 दिन की तो बात है बस। जा चली जा, पर फिर वापस आने के बारे में सोचना भी मत। मीरा जानती थी कि घर में वापस घुसने के लिए उसे क्या करना है। वो अपने मायके पहुंचती है और रोने लगती है। उसके माता पिता उसे रोने का कारण पूछते हैं, पर वो कुछ नहीं बोलती। तभी मीरा की माँ उसके हाथों की तरफ देखती है। मीरा, ये तेरे हाथों के नाखून कहाँ गए? तुझे तो नाखून बड़े करने का बड़ा शौक है ना? माँ, उस घर के बर्तन और कपड़े धो धो कर मेरे नाखून ही नहीं बल्कि हाथ भी घिस गया है। अब तुमने मेरे साथ ना कोई नौकरानी भेजी, ना कोई सुख की सुविधा। मीरा के माता पिता समझ जाते हैं कि मीरा को दहेज का सामान चाहिए। अगले ही दिन मीरा के माता पिता उसके लिए एक वॉशिंग मशीन और फ्रिज मंगवा देते हैं। मीरा ये देखकर बहुत खुश होती है और खुशी खुशी अपने ससुराल जाने की तैयारी करने लगती है। मीरा जब अपने ससुराल पहुंचती है तो उसकी सास उसे देखकर बहुत खुश होती है। अरे मेरी प्यारी बहू, आ गई तू? और ये फ्रिज, वॉशिंग मशीन, अरे भाई इन सब की क्या जरूरत है? सासू माँ, जरूरत आपको नहीं मुझे है, क्योंकि घर का काम तो मुझे ही करना पड़ता है ना। मीरा की बात सुन के कमला गुस्से से बोलती है। बहू रानी, तू मेरी बात सुन ले, मैं तेरे इस दहेज के सामान के सामने झुकने वाली नहीं हूँ। घर का काम तो तुझे ही करना पड़ेगा। अब कमला और दहेज लेने के चक्कर में मीरा का काम बढ़ाने लगती है। वो जानबूझकर गंदगी फैलाती और बना हुआ काम बिगाड़ने लगती। मीरा बहुत परेशान हो जाती है।
वो अपनी सहूलियत के हिसाब से हर चीज अपने मायके से मंगवा लेती है। धीरे धीरे कमला की चाल कामयाब हो जाती है, पर वो मीरा की चाल नहीं समझ पाती। धीरे धीरे मीरा भी अपने मकसद की तरफ बढ़ने लगती है। वो अपने ससुर और अपने पति को अपनी तरफ कर लेती है। एक दिन मीरा अपने ससुर से कहती है, पिताजी क्यों ना आप ये घर मेरे नाम कर दे, क्योंकि सासू माँ तो बीमार रहती हैं और रमन का तो आपको पता ही है कितने बिजी रहते हैं। ऐसे में घर को संभालेगा कौन? हाँ बहू, मुझे लगता है कि तुम बिल्कुल सही कह रही हो। इस घर को संभालने वाला कोई तो होना चाहिए। ये कहकर मीरा के ससुर जी अपनी पूरी प्रॉपर्टी मीरा के नाम कर देते हैं। मीरा बहुत खुश होती है क्योंकि वो अब अपने मकसद में कामयाब हो गई थी। इस बात की खबर कमला को भी लगती है। कमला को जैसे ही पूरी बात पता चलती है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो गुस्से में मीरा के पास जाती है। अरे करमजली, तू तो बहुत चंट निकली। मैं तुझसे घर का सामान ही मंगवाती रह गई और तूने पूरा का पूरा घर अपना बना लिया। सासू माँ, अब आप घर का काम करने की भी आदत डाल ही लो, क्योंकि अब मैं तो कुछ करूंगी नहीं। और हाँ, अगर आपने काम करने में आनाकानी की तो इस उम्र में मायके नहीं बल्कि बुजुर्गों के आश्रम भेज दूंगी। मीरा की बात सुनकर कमला बहुत दुखी होती है। वो अपनी सहेली सुमन के पास जाती है और उसे सारी बात बताती है। अरे सुमन, मैंने तो लालच में आके अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार दी। काश मैं तेरी बात मानती ही नहीं तो आज ये मेरी दशा नहीं होती। वाह जीजी, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मैंने तो सिर्फ काम करवाने की सलाह दी थी, पर तुम तो बेचारी मीरा को परेशान करने लग गई। अब भरो अपने किए के फल। और वैसे भी ना, एक दिन तो ऊंट पहाड़ के नीचे आ ही जाता है। सुमन की बातें सुनकर कमला अपने घर वापस चली जाती है और अपनी बहू मीरा को पूरी बात बताती है कि कैसे सुमन ने उसे उल्टी सलाह देके अपना पल्ला साफ कर लिया। कमला अपनी बहू से माफ़ी मांगती है। नहीं सासू माँ, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए वही बहुत है। मुझे भी घर पर कोई राजबाज नहीं करना, बस प्यार और साथ मिले उतना ही बहुत है। अब सास बहू मिलजुल के एक साथ प्यार से रहने लगती है और दोनों घर के काम भी मिल बांट के करने लगती है।